अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने सेकंड रिवीजन का लेक्चर स्टार्ट करना है। रिवीजन नंबर 2 है आज हमारी। तो फर्स्ट में हमने कोग्नोसी के चैप्टर नंबर 1 to 4 डिस्कस किए थे। अब हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे जो कि है एंजाइम, और इसी के साथ फर्दर इसी वीडियो में आगे हम चैप्टर नंबर 7 भी डिस्कस करेंगे जो कि है क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले हम एंजाइम्स की तरफ आ जाते हैं कि एंजाइम्स होते क्या हैं, किस लिए ज़रूरी होते हैं। तो हम इनके थ्रू क्या रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शंस कर सकते हैं बॉडी में। सबसे पहले ये है कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एंजाइम्स जो हैं ये कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे जो प्रोड्यूस करते हैं लिविंग सेल्स में एक बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स दैट कैन कैटलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शंस। और इसको एक और वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इनको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी कहते हैं। जो भी हमारी बॉडी में डिफरेंट लिविंग सेल्स में बायोलॉजिकल सिस्टम में रिएक्शन जो भी प्रोड्यूस होते हैं बायोलॉजिकल, उन वो कैटलाइज होते हैं थ्रू कैटलिस्ट, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट है क्या? कैटलिस्ट एक केमिकल है जो कि इनऑर्गेनिक है इसकी नेचर। और ये क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शन कोई भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करवाता है, लेकिन ये उसमें यूटिलाइज नहीं होता। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसको बूस्ट कर देता है, उसको फास्ट करवा देता है। तो इसी तरह एक कोटेशन है कि ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट बट ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम्स। तो हम कहते हैं कि जो तमाम एंजाइम हमारी बॉडी में हैं वो कैटलिस्ट हैं, लेकिन जो तमाम कैटलिस्ट हैं वो एंजाइम्स नहीं हैं। तो ये एक कॉमन कोटेशन है याद रखने के लिए कि ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट बट ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम्स। तो इसमें होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कार्बन कॉन्टेनिंग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें केमिकल्स में कार्बन नहीं प्रेजेंट होता और बाकी कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। केमिकल्स विच डू नॉट कंटेन कार्बन आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें एक और चीज़ भी आती है, कैटलिस्ट हो गया, एंजाइम हो गया, एक और चीज़ होती है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? वो मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम जिस पे एक्ट करता है। लाइक अगर हमने कोई सुक्रोज ले लिया, उससे अगर हमने फर्दर बाय प्रोडक्ट्स जो थी फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बनानी है, तो सुक्रेज वो सबस्ट्रेट, वो एंजाइम है। सुक्रोज जो है वो सबस्ट्रेट है जिस पे एंजाइम ने एक्ट करना है। सुक्रेज एंजाइम ने एक्ट करके उसकी बाय प्रोडक्ट्स बनवानी है। तो इसी तरह हम इसका एक छोटा सा लाइफ साइकिल देख लेते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे हमें एक एंजाइम दिया हुआ होता है और यहाँ पे हमें एक्टिव साइट भी प्रोवाइड की हुई है एंजाइम सबस्ट्रेट की। ये एक एंजाइम और सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट हमें प्रोवाइड की हुई है। इसके साथ आगे जाके फर्दर यहाँ से एंटर हो रहा है सबस्ट्रेट जो कि है सुक्रोज। ये सबस्ट्रेट है, ये जो है आगे जाके ये जो हमें दी हुई ये जगह, इस पे जाके ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे। ये जो यहाँ पे है ये सबस्ट्रेट आगे अटैच हो गया है। तो इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट बाइंड्स कर गया एंजाइम के साथ। उसके बाद क्या होगा कि जो है इसमें वाटर का एडिशन होगा और उसके बाद ये जो हमारे पास प्रोडक्ट थी, लिंकेज था सॉरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, ये जो है ये आगे जाके सेपरेट हो जाएगा।
एक जो है हमें ग्लूकोज दे देगा और एक जो है हमें फ्रुक्टोज दे देगा। तो ये जो दो बाई प्रोडक्ट्स थी ग्लूकोज ये आगे जाके हमारे पास सेपरेट हो जाती हैं। तो क्या कह सकते हैं हम, प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज्ड, जो प्रोडक्ट्स होती हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की वो रिलीज हो जाती हैं। और जो यहाँ इस जगह पे क्या हो रहा है, जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट में। यहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच हुआ था, फिर यहाँ पे आके इसमें लिंकेज पैदा हुआ था और यहाँ से जो प्रोडक्ट्स थी वो रिलीज़ हो गई थी, वो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज थी। तो ये एक छोटा सा, इसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का छोटा सा मॉडल था। इसके बाद हम फर्दर आगे देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट। तो एंजाइम में क्या डिफरेंस है कि एंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमने पढ़े हैं कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड होते हैं, और जो कैटलिस्ट हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कार्बन उनमें प्रेजेंट नहीं होता। अब ये क्या होता है कि एंजाइम जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रिएक्शन, लेकिन जो कैटलिस्ट होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता केमिकल रिएक्शन में, बायोलॉजिकल रिएक्शन में। तो इसके हम बेसिक डिफरेंस क्या याद रखेंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस है। दूसरा ये है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाता है एंजाइम, लेकिन कैटलिस्ट जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता। तीसरी चीज़ क्या है, एंजाइम जो है ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, कोई स्पेसिफिक होते हैं बिल्कुल, और जो कैटलिस्ट होता है ये नॉन स्पेसिफिक होता है। कोई भी हम कैटलिस्ट ले सकते हैं, एंजाइम स्पेसिफिकली हम एक सेलेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो एंजाइम की नेचर होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, और जो कैटलिस्ट होते हैं वो बहुत ही सिंपल कंपाउंड्स होते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है या नहीं। तो एंजाइम्स के मामले में जो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट नहीं करती, लेकिन कैटलिस्ट के मामले में उल्टा है कि जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रही होती है कि हमने कितना कैटलिस्ट उस बायोलॉजिकल रिएक्शन में यूज़ किया है। कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ रिएक्शन, कैटलाइटिक रिएक्शन और बायोलॉजिकल रिएक्शन। सो ये 4-5 डिफरेंस हैं एंजाइम और कैटलिस्ट के दरमियान। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज़ पे कि एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, दूसरी है सॉल्युबिलिटी, तीसरी है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, चौथी है पीएच कि पीएच की बेस पे भी हो सकती है, पांचवी है और इम्पॉर्टेंट है टेम्परेचर। तो हम वन बाय वन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर कैटलिस्ट भी ले लें तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को कैटलाइज करने में हेल्प आउट करता है, मदद कर देता है। तो इसी तरह जैसे हमने ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के केस में हमने सबस्ट्रेट लिया था सुक्रोज, इसी तरह हमने यहाँ सबस्ट्रेट सुक्रेज लिया एंजाइम, उसने कैटलाइज कर दिया सुक्रोज को। तो क्या हुआ, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट हमने लिया और लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, तो उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या चेक करते हैं हम, सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं कि एंजाइम कौन कौन से सॉल्यूशंस में सोलूबल हैं। तो ये सबसे पहले वाटर में सोलूबल होंगे और सेकेंडली डाइल्यूट अल्कोहल में सोलूबल होंगे। लेकिन कुछ जो कंपाउंड्स हैं, कुछ एंजाइम्स जो हैं वो प्रेसिपिटेशन भी कॉज करते हैं कुछ सॉल्वेंट्स की मौजूदगी में, लाइक कंसनट्रेटेड अल्कोहल अगर हमारे पास है तो ये जो एंजाइम हैं ये नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे अमोनियम सल्फेट की, उसमें सॉल्यूशन में ये बनाएंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में और कंसनट्रेटेड अल्कोहल। ये तीन जो हैं इसमें ये प्रेसिपिटेट बना देते हैं, लेकिन वाटर और डाइल्यूट अल्कोहल में एंजाइम जो हैं ये सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद आ जाती है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि वेलोसिटी कि एक रिएक्शन जो है कितनी देर तक चलता रहता है, होता रहता है। तो ये शुरू में जो वेलोसिटी है रिएक्शन की ये इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी एंजाइम्स की। उसके बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है आल्सो इंक्रीज, जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की जो हम दे रहे हैं वो भी इंक्रीज होती रहती है एक मैक्सिमम लेवल तक। जब अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है, फिर जब कुछ देर के बाद वो रिएक्शन जो है वो वापसी कम होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाती है, उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता वापस कम होने लग जाता है।
एक पीक पॉइंट आता है कि वेलोसिटी जो रिएक्शन की है वो इंक्रीज होते 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 सबस्ट्रेट की मौजूदगी में मैक्सिमम तक चली जाती है, फिर एक लेवल पे वो वापसी कम होने लग जाती है। तो ये है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी कि एंजाइम जितना एक्टिव होगा सबस्ट्रेट उतना एक्टिवली काम करता रहेगा, मैक्सिमम लेवल तक जाएगा। जैसे ही एंजाइम डीएक्टिवेट होने लगेगा तो जो वेलोसिटी है वो रिएक्शन की वापसी कम होने लग जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं पीएच। पीएच दो तरह की होती है, एसिडिक और बेसिक पीएच। एसिडिक पीएच जो हम पढ़ते हैं वो 1 से लेकर 6-7 तक होती है। 7 पे न्यूट्रल होती है, 7 से आगे बेसिक होती है। तो जो कुछ एंजाइम्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं एसिडिक पीएच पे, क्योंकि वो बेसिक ही एंजाइम की नेचर जो होती है वो बेसिक होती है। वो अल्कलाइन पीएच पे, बेसिक पीएच पे एक्टिव होते हैं, लेकिन एसिडिक पीएच पे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इसी तरह कुछ होते हैं जो एसिडिक एंजाइम्स होते हैं और वो बेसिक पीएच पे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो पीएच का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है इसमें ट्रिप्सिन की, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ये एक बेसिक एंजाइम है, इसकी पीएच जो है 8.57 है जो एक्टिवेट इसको करती है। लेकिन अगर हम इसको बेसिक पीएच पे डालेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी तरह पेप्सिन जो है वो एसिडिक पीएच पे वर्क करता है और ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है एट बेसिक पीएच। और ये ट्रिप्सिन क्या है, ये जो है ये पैंक्रियाज हमारे प्रोड्यूस करते हैं और ये इम्पोर्टेंट होता है हमारे फूड की डाइजेशन के लिए, वर्क करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसकी एक्टिविटी इम्पोर्टेंट होती है। ये बेसिक पीएच पे वर्क करता है और एसिडिक पीएच पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। फर्दर आगे हमारा लास्ट जो है प्रॉपर्टी वो है टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारा किसी भी एंजाइम्स का जो है वो 96 to 99 फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखें तो वो सेल्सियस में हम देखते हैं कि 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, इतनी जो उसकी एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है एंजाइम्स की। अगर हम इनको कैटेगराइज कर लें तो 0 डिग्री पे देखें तो एंजाइम्स जो हैं बिल्कुल ही इनएक्टिव होंगे। 10 to 20 डिग्री पे देखें तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो थोड़ा बहुत एक्टिव होना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो 30 to 40 वाली रेंज है उसमें मैक्सिमम एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। और 50 डिग्री सेंटीग्रेड फर्दर हाई टेम्परेचर होता जाएगा तो इनएक्टिवेट होना शुरू कर देंगे और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मैक्सिमम कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो एक स्टेबल वैल्यूज़ हैं वो 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम इस तरह कुछ हम देखते हैं कि अगर सॉलिड फॉर्म में एंजाइम्स हमारे पास हैं तो वो स्टेबल हो सकते हैं अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हम उनको स्टेबल रख सकते हैं, प्रिजर्व रख सकते हैं अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन सॉलिड फॉर्म। आफ्टर प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम वी विल डिस्कस सम एंजाइम्स के। यहाँ पे कुछ आपकी बुक में 2 एंजाइम डिस्कस किए गए हैं जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, जिनको हम फर्दर यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। एक है नंबर 1 जो है वो ब्रोमेलिन है। और ब्रोमेलिन क्या है कि ये एक फ्रूट है जिसका जूस और स्टेम हम यूज़ करते हैं। इसका जो नेम है, साइंटिफिक नेम अनानास कमोसस इसको कहते हैं। इसकी हम फैमिली देखें तो फैमिली है ब्रोमेलिएसी और मॉलिक्यूलर वेट इसका है 2800 मिलीमोल। और ये कलर इसका क्या होता है, लाइट येलो और बफ कलर होता है, बिल्कुल लाइट पेल सा कलर होता है इसका अनानास, अगर आपने कभी देखा हो तो। सॉल्युबिलिटी क्या है इसकी, ये वाटर में भी सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में भी और क्लोरोफॉर्म में भी सोलूबल होता है। उसके अलावा इसके कुछ यूजेस आ जाते हैं। फर्दर हम यूज़ देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ हम कर सकते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ स्पोर्टिंग एजेंट किसी भी चीज़ के साथ हम। और उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन, सूजन की और एडिमा, कोई भी रैशेज़, कोई भी रेडनेस हमें हो गई है बॉडी पे तो उसके लिए हम अनानास को यूज़ कर सकते हैं। ये लेदर फैक्ट्री में भी यूज़ होता है, प्रोटीन की प्रोडक्शन में भी ये यूज़ होता है और ये मीट को गलाने के लिए, टेंडराइज करने के लिए भी यूज़ होता है। अच्छे से गलाने के लिए भी ब्रोमेलिन जो है ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है पापेन। पापेन क्या है, ये ड्राइड लेटेक्स है। हमने पढ़ा था ना क्रूड ड्रग में कि ड्राइड लेटेक्स क्या होता है, कि किसी भी कट या इंसिजन के थ्रू हम कोई चीज़ लेंगे तो वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आएगा। और ड्राइड लेटेक्स हमने इसका पापेन का यूज़ करना है, जो कि ग्रीन फ्रूट्स और लीव्स से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्रीका पपाया।
इसको हम कहते हैं करीका पपाया, और इसी के साइंटिफिक नेम से इसकी फैमिली ड्राइव हो रही है कैरिकेसी, इसको हम कहेंगे कैरिकेसी। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम देखें तो 25,710 मोल्स है इसका मिली मोल में था, इसका मोल्स में, अगर इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी 2570 समथिंग बनेगा। उसके बाद इसका कलर क्या है, एमॉर्फस और लाइट वाइटिश कलर है। ये लाइट येलो था, ये लाइट वाइटिश कलर में है पपाया अगर कभी देखने का एक्सपीरियंस हो। सॉल्युबिलिटी क्या है, वो तो सॉल्युबल था वाटर में, अल्कोहल में और क्लोरोफॉर्म में। ये जो है इनकम्प्लीटली सॉल्युबल होता है वाटर में, कंप्लीट सॉल्युबल नहीं होता, और इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में, ईथर में और एसीटोन में। सॉल्युबिलिटी ब्रोमेलिन की अच्छी है, पापेन की वाटर में सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है। ये भी मीट को टेंडराइज करने के लिए, गलाने के लिए यूज़ होता है। ये प्रोटीन डाइजेस्टेंट है कि हमारी बॉडी में कोई भी प्रोटीन अगर हम खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा बेवरेज को साफ़ करने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए, सॉफ्ट और हार्ड ड्रिंक्स जो हमारी होती हैं उनको क्लेरिफाई करने के लिए भी यूज़ होता है। और ये क्या करता है, हमारे जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं जो हम यूज़ करते हैं आईज़ में, उनमें से प्रोटीन की रिमूवल के लिए भी यूज़ होता है ये। तो ये इसके कुछ यूजेस, फैमिली, मॉलिक्यूलर वेट, कलर और सॉल्युबिलिटी हमने दो एंजाइम्स की डिस्कस की है, ब्रोमेलिन और पापेन। अब ब्रोमेलिन जो था वो तो उसका जूस और स्टेम यूज़ हो रहा था तो उसकी एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पापेन जो है ये ड्राइड लेटेक्स है, तो इसमें जो है एक्सट्रैक्शन इंसीजन टेक्निक लगी हुई है। तो हम देखेंगे कि प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं पापेन की। तो हम क्या करेंगे, 2 से 4 इंसीजन्स मतलब कट लगाएंगे ऑन मैच्योर सरफेस बट ग्रीन फ्रूट। अब जो फ्रूट है वो है अभी दरख्त पे ही, लेकिन वो उसका फ्रूट की जो सरफेस होगी वो मैच्योर होगी कि वो पकने वाला होगा और वो सब्ज फ्रूट होगा, स्टिल ऑन ट्री, दरख्त पे ही लगा हुआ होगा, हम उसको उधर से काटेंगे नहीं, उतारेंगे नहीं। इंसीजन जो है वो हम लगाएंगे सुबह के टाइम में ऑन द मॉर्निंग, और उसके अलावा अगर हमने एक दिन इंसीजन की है, कट लगाए हैं, तो 3 से 7 दिन का गैप देंगे, इंटरवल देंगे, 3 से 7 दिन छोड़ के फिर दोबारा उसमें कट लगाएंगे और उसमें से जो है ड्राइड लेटेक्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। और ये जो एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लेटेक्स, ये हम नॉन मेटेलिक कंटेनर में, मेटल्स के कंटेनर में एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, नॉन मेटेलिक कंटेनर में किसी शीशे के जार में एक्सट्रैक्ट करेंगे। पॉज करें। We will discuss the methods of classification. Classification methods of enzymes is 2 methods. Mainly classification of enzymes are on basis number 1 old method and number 2 is new method. Old method और new method में अब क्या होता है हम ये डिस्कस करेंगे फर्दर कि ओल्ड मेथड क्या था कि एंजाइम को नाम देते थे, उनके साथ किसी भी सुफिक्स को ऐड करके, सुफिक्स क्या था एज, किसी भी चीज़ के साथ, ईस्टर्स के साथ, लाइक फंक्शनल ग्रुप किसी भी चीज़ का है, ईस्टर्स है, अमाइंस है, या फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कर देंगे उसको, कार्बोहाइड्रेट्स या कुछ प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स के साथ सुफिक्स की एडिशन कर देना, लाइगेज और सेलुलेज। सेलुलोज को जो हाइड्रोलिसिस करता है सेलुलोज की, उसको हम सेलुलेज कह दिया, और जो लाइगेज तो इसी तरह ओल्ड मेथड में सुफिक्स को ऐड किया था। इनकी एग्जांपल्स में लाइगेज और सेलुलेज है। इसी तरह फर्दर आगे क्या है कि इसमें जो है फर्दर टाइप्स हैं आगे। ओल्ड मेथड में कौन कौन सी टाइप है, ईस्ट्रेजेस हैं नंबर 1, नंबर 2 एमीनडेजेस हैं, नंबर 3 न्यूक्लियेजेस हैं, नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और नंबर 5 प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स हैं कुछ। तो ईस्ट्रेज में क्या होता है कि हाइड्रोलाइज कर देता है लिपिड्स को। ईस्ट्रेजेस जो हैं इसमें हाइड्रोलाइज कर देते हैं लिपिड को। तो उसमें क्या होता है, जो लाइपेज है ये एक पैंक्रियाटिक जूस ऑफ एनिमल और ह्यूमन बॉडी है। तो ये क्या कर देता है, ये लाइपेज जो है फैटी एसिड्स को ग्लाइसरीन में कन्वर्ट कर देता है ईस्टर्स को हाइड्रोलाइज करके जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन्स हैं वो उसकी प्रोडक्ट्स बन जाती हैं थ्रू लाइपेज। उसके अलावा एमीनडेजेस हैं, ये क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं अमोनिया को, रिलेटेड ब्रेकडाउन रिएक्शन को। जो अमोनिया की ब्रेकडाउन है उसको कैटलाइज करते हैं, उस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, जिसमें मेनली जो एग्जांपल्स में हमारे पास यूज़ हो रहा है वो आर्जिनेज है
और यूरिएज है। आर्जिनेज क्या करता है, आर्जिनिन को जो है यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और इसी तरह जो यूरिएज है लीवर और सोयाबीन सेल्स, लीवर सेल्स और सोयाबीन सीड्स में जो यूरिएज होता है वो जो है यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया एमिनडेजिस के बारे में। अब न्यूक्लिएजेस में क्या है, ये एक्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स पे, हमारी बॉडी के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स पे एक्ट करते हैं। ये क्या कर देते हैं, जो राइबोन्यूक्लिएज है ये आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज जो है ये डीएनए की कन्वर्जन में हेल्प आउट करता है। फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होती है, कुछ शुगर की ब्रेकडाउन होती है। तो जो सुक्रेज है, जो यीस्ट और इंटेस्टाइनल जूस में होता है सुक्रेज, वो जो क्या करता है, वो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाता है और फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह जो माल्टेज है वो माल्टोज को, यहाँ पे माल्टेज एक्ट करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है माल्टोज को। तो इसी तरह कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं, ब्रेकडाउन रिएक्शन कैटलाइज करवाते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। उसमें पहला जो है वो है पेप्सिन। पेप्सिन जो है एक्ट करता है और प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स बनाता है, छोटे स्मॉल मॉलिक्यूलर यूनिट्स बनाता है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। इसी तरह जो है रेनिन मिल्क कोआगुलेटिंग एंजाइम है, ये क्या करता है, कर्डल कर देता है प्रोटीन्स को टू मिल्क, मिल्क बना देता है प्रोटीन से। हमारे मिल्क में प्रोटीन होती है तो उसको कर्डल कर देता है, उसको इकट्ठा कर देता है प्रोटीन्स को टू मेक मिल्क। सॉरी। तो ये ओल्ड मेथड था जिसमें हमने ऐड की थी सुफिक्स ऑफ एज इन ईस्ट्रेजेस, एमिनडेजेस, न्यूक्लिएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब कुछ न्यू मेथड भी इंट्रोड्यूस कराए थे इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन ने। उसमें क्या था कि उन्होंने नेम दिए थे एज अ बेसिक फंक्शन ऑफ एंजाइम बाय एडिंग टू एज। उन्होंने नेम दिए थे एंजाइम को अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक फंक्शन, लाइक डिहाइड्रोजिनेसिस नंबर 1, नंबर 2 ऑक्सीडेसिस, नंबर 3 हाइड्रोलेसिस, नंबर 4 लाइगेज और सेंथिटेज। अब क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेज में क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट एक्ट कर रहा है और रिमूव कर रहा है उसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसीलिए उन्होंने डी लगाया है, डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है। तो इसी तरह जो सबस्ट्रेट एक्ट करता है और हाइड्रोजन की रिमूवल कराता है। इसी तरह सेकंड में क्या है, ऑक्सीडेसिस, ये क्या करता है, कैटेलाइज करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन करवाता है विदाउट एनी सबस्ट्रेट, किसी भी सबस्ट्रेट की मौजूदगी के बगैर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाता है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेसिस। ऑक्सीडेज क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी सबस्ट्रेट। उसके बाद हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज क्या करता है, बूस्ट कर देता है स्पीड की, रिएक्शन की स्पीड को हाइड्रोलिसिस कराता है रिएक्शन विदाउट सबस्ट्रेट। हाइड्रोलिसिस वाटर की एडिशन कराता है विदाउट एनी सबस्ट्रेट, किसी भी वाटर मॉलिक्यूल के बगैर हाइड्रोलिसिस कौन करवाता है, हाइड्रोलेज। इसी तरह आगे है लाइगेज, लाइगेज को हम सेंथिटेज भी कहते हैं। ये भी रिएक्शन बूस्टअप करवाता है, न्यू बॉन्ड्स बनवाता है और क्या करता है, एटीपी की क्लीवेज करवाता है, एटीपी को तोड़ता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो बॉन्ड है उसको तोड़ता है, उसकी ब्रेकडाउन करवाता है। तो ये थे कुछ ओल्ड और न्यू मेथड जो हमने एंजाइम की क्लासिफिकेशन में डिस्कस किए हैं। अगर आगे क्वेश्चन आ सकता है कि आप क्लासिफाई करें एंजाइम को ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड मेथड और ऑन द बेसिस ऑफ न्यू मेथड। अगर ओल्ड मेथड आएगा तो ईस्ट्रेजेस, एमिनडेजेस, न्यूक्लिएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को एक्सप्लेन करेंगे। अगर न्यू मेथड आएगा तो इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन के थ्रू जो मेथड अप्रूव हुआ था उसको डिस्कस करेंगे, डिहाइड्रोजिनेजेस, oxidases, hydrolases and ligases. This is all about chapter number 5. Now we will discuss further chapter number 7, chromatography. So now we will discuss chapter number 7, chromatography. Chromatography होता क्या है, chromatography की एक क्विक रिवीजन जल्दी से हमने इस लेसन में रिवीजन लेसन में करनी है। चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स हमने कंप्लीट किया है। नाउ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो सेपरेट की जाती हैं
ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी डिफरेंस। पोलैरिटी डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड जो होता है केमिकल कंपाउंड, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोलैरिटी डिफरेंस। तो हम क्रोमेटोग्राफी किस बेसिस पे करते हैं? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी डिफरेंस। तो इसमें हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी के साथ जो इंटरमिक्स ना हो, तो हम डिफरेंस देख लेते हैं कि एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी में क्या डिफरेंस है। एक्सट्रैक्शन में ये डिफरेंस होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, रिलेटिव सॉल्युबिलिटी, कि किस किस कंपाउंड, कौन कौन सा कंपाउंड कौन कौन से सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। लेकिन क्रोमेटोग्राफी में हम क्या देखते हैं? कंपाउंड सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी डिफरेंस। उनके कौन कौन से एंड पोलर हैं, कौन कौन से नॉन पोलर हैं, उनके बेसिस पे जो है क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट कंपाउंड्स के जो मिक्सचर हैं वो सेपरेट किए जाते हैं। तो इसमें फर्दर क्विकली देख लेते हैं कि आगे टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं क्रोमेटोग्राफी की। तो डिफरेंट टेक्निक्स क्रोमेटोग्राफी में हम यूज़ करते हैं, जिनको मेनली हम 4 यूज़ करते हैं। नंबर 1 असेंडिंग, नंबर 2 डिसेंडिंग, नंबर 3 सर्कुलर, नंबर 4 रेडियल। अब असेंडिंग में क्या होता है कि क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है और उसमें नीचे से सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और जो सॉल्वेंट है वो मूव करता है अपवर्ड की तरफ। तो इसमें असेंडिंग में हम कहते हैं सॉल्वेंट मूव अपवर्ड, सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट्स। छोटे छोटे स्पॉट्स सॉल्वेंट फ्रंट में स्पॉट्स देता है और उसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि ये केमिकल जो है ये सेपरेट हो गया है। अब इसी तरह जो है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? ऊपर से हम क्लिप लगा के क्रोमेटोग्राफिक पेपर को हैंग करते हैं और सॉल्वेंट जो है वो हम ऊपर से ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पे स्पॉट्स लगाते हैं और ये जो है जो सॉल्वेंट है ये डाउनवर्ड मूव करता है और हमें स्पॉटिंग देता है, जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल्स जो हैं वो सेपरेट हो गए। तो इनको हम कहेंगे स्पॉट्स। ये स्पॉट्स देगा और सॉल्वेंट जो मूव करेगा वो डाउनवर्ड मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। असेंडिंग में ऊपर की तरफ मूव करेगा, डिसेंडिंग में नीचे की तरफ मूव करेगा। इसी तरह फर्दर आगे आ जाती है सर्कुलर। इसमें हम एक पेपर, क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेंगे, उनको सर्कुलर शेप में कट कर लेंगे। उसके बाद उसके मिडल में जो है हम सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वहीं पे थ्रेड के साथ उसको पेट्री डिश में सॉल्वेंट लेके उसमें हैंग कर देंगे क्रोमेटोग्राफिक पेपर को। तो उसके बाद क्या होगा? वो थ्रेड जो होगा वो मोबाइल फेज में डिप होगा और वहाँ से जो है वो सॉल्वेंट जो है वो पेपर जो है क्रोमेटोग्राफिक पेपर उसमें जो है स्प्रेड होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइम बीइंग, और एंड पे हमें एक रिंग सा देगा, जिससे हम कहेंगे कि जो कंपोनेंट्स हैं केमिकल कंपाउंड के वो सेपरेट हो चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होंगे इन द फॉर्म ऑफ रिंग, तो इसको हम कहेंगे सर्कुलर। और रेडियल में क्या होगा? और ये भी सर्कुलर में ही मूव करेगा, लेकिन हम इसके बिल्कुल मिडल में उसकी तरह सॉल्व वो नहीं लेंगे कोई भी स्पॉट। हम एक 2 सेंटीमीटर का सर्कल लगाएंगे और उसके ऊपर हम 2 से 3 सॉल्वेंट के स्पॉट्स लगाएंगे। और ये भी सेम पेट्री डिश में यहाँ से थ्रेड के साथ कनेक्टेड होगा और हैंगिंग होगा इन दी पेट्री डिश। तो यहाँ से जो है सॉल्वेंट मूव करेगा और यहाँ से जो कंपोनेंट्स हैं वो इस तरह आर्च की सूरत में सेपरेट होंगे। रिंग नहीं बनाएंगे, आर्च बनाएंगे, तो इसको हम कहेंगे आर्च। तो जो कंपोनेंट्स हैं रेडियल में जो है आर्च की फॉर्म में सेपरेट होंगे। तो ये थी 4 बेसिक टेक्निक्स, जिसमें असेंडिंग में क्या होता है? सॉल्वेंट मूव करता है अपवर्ड, डिसेंडिंग में सॉल्वेंट मूव करता है डाउनवर्ड, सर्कुलर में सॉल्वेंट जो है सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है और रिंग्स की फॉर्म में हमें कंपोनेंट जो है सेपरेट हुए हुए मिक्सचर के मिलते हैं। और रेडियल में भी रिंग की फॉर्म में ही, सर्कुलर फॉर्म में ही सॉल्वेंट मूव करता है, लेकिन ये हमें एक आर्च दे देता है कंपोनेंट्स जो भी सेपरेट हुए होते हैं उसकी। फर्दर आगे हम देख लेते हैं कि मोबाइल फेज़ क्या है और स्टेशनरी फेज़ क्या है। तो मोबाइल फेज़ वो फेज़ है जो कि मूवेबल है, मूव कर सकता है, जिसमें एबिलिटी होती है मूव करने की। इसमें हम एग्जाम्पल्स कौन कौन सी लेते हैं? पेट्रोलियम की, ईथर की, प्रोपानॉल, एथेनॉल और एसीटोन। मोस्टली जो है एथेनॉल और प्रोपानॉल ही यूज़ होता है। तो ये है मोबाइल फेज़ जो कि मूव कर सकता है, जो सॉल्वेंट मूव कर सकता है उसको हम कहते हैं मोबाइल फेज़। और
इसमें एग्जाम्पल आ जाएगी मेनली प्रोपेनॉल, एथेनॉल, एसीटोन। लेकिन जो स्टेशनरी फेज है इसको हम कहते हैं नॉन मोबाइल होता है, ये मूव नहीं कर सकता, फिक्स्ड कंपोनेंट्स होते हैं क्रोमेटोग्राफिक मिक्सचर के। लाइक हमने अगर पेपर हैंग किया असेंडिंग में, डिसेंडिंग में या सर्कुलर में, जो पेपर है वो स्टेशनरी फेज है, वो फिक्स्ड है एक ही जगह पे। लाइक पेपर, टैल्क, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फिक्स्ड हैं और स्टेशनरी फेज बना रही हैं। तो फर्दर हम आगे इसमें एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं जिसको हम कहते हैं आरएफ वैल्यू। अगर हमने एक असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में नीचे से सॉल्वेंट इंट्रोड्यूस करवाया है और हमने उसकी स्पॉटिंग चेक करनी है, तो कुछ फेज के बाद ये हमारा सॉल्वेंट फ्रंट होता है, तो ये जो है मिक्सचर सेपरेट होते होते यहाँ पे हमें जाके स्पॉटिंग देंगे, इसके बाद आगे फर्दर स्पॉटिंग नहीं मिलेगी। इस तरह इसकी भी यहाँ से आगे नहीं मिलेगी। तो जितनी यहाँ से बेस लाइन से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं मैयर करके, कैलकुलेट करते हैं। वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं आरएफ वैल्यू। वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जो ये वो रेशियो है बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस, कि एक सब्सटेंस ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और टू द सब्सटेंस कवर्ड बाय मोबाइल फेज, और मोबाइल फेज ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर यहाँ से हमने मोबाइल फेज इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहाँ तक जो है ये मोबाइल फेज का डिस्टेंस है, और जो सॉल्वेंट जहाँ तक स्पॉट दे रहा है वहाँ तक वो सब्सटेंस का डिस्टेंस है। तो सब्सटेंस का डिस्टेंस हम ऊपर लेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस, और नीचे हम लेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट। वो मोबाइल फेज का जो सॉल्वेंट होगा वो ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर का होगा, तो नीचे 5 आएगा, ऊपर अगर 4 लिया है तो 4 डिवाइडेड बाय 5, और जो आंसर आएगा वो हमारी क्या होगी, आरएफ वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। ये आरएफ वैल्यू होगी हमारे कंपोनेंट की। तो आरएफ वैल्यू के बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। मेनली जो है मेजर टाइप्स जो हैं वो 3 हैं जो हमारी बुक में डिस्कस की गई हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी किस लिए यूज़ होती है, इसमें हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स को, कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए ही मिक्सचर में से, लेकिन कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर पिगमेंट। कलर पिगमेंट की बेसिस पे जो कंपाउंड्स, जो मिक्सचर सेपरेट हो जाते हैं वो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम करते हैं परफॉर्म। मोबाइल फेज उनका होता है क्रोमेटोग्राफिक पेपर, और स्टेशनरी फेज एथेनॉल, वाटर एंड एसीटोन होता है। इसका फर्दर हम प्रोसीजर भी अभी देखते हैं। फर्दर हम पहले इनकी तीनों की डिस्कस कर लेते हैं कि किस में पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, थिन लेयर में क्या करते हैं और कॉलम में क्या करते हैं। तो पेपर में हमने देख लिया कि हम कलर पिगमेंट की बेसिस पे जो भी कंपोनेंट सेपरेट होते हैं वो पेपर क्रोमेटोग्राफी में होते हैं। तो थिन लेयर में क्या होता है कि एक शीट होती है और प्लास्टिक कोई भी कवरिंग होती है एल्युमिनियम फॉइल पे, जिसको हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट, लेयर ऑफ एड्सॉर्बेंट उसको कहेंगे। वो वो किसी भी थिन लेयर की एड्सॉर्बेंट मटेरियल से कोट हुई होगी, लाइक सिलिका जेल, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सेलुलोज, कोई भी मटेरियल उस पर कोट हुआ हो सकता है, उसको हम कहेंगे लेयर ऑफ एड्सॉर्बेंट। ये हमारा होगा स्टेशनरी फेज कि हमारी एल्युमिनियम फॉइल पे या पेपर क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे किसी भी चीज़ पे लेयर ऑफ एड्सॉर्बेंट अटैच हुई हुई है, मिली हुई है। मोबाइल फेज हमारा सेम होगा, एथेनॉल, वाटर एंड एसीटोन। उसके बाद आ जाता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये किस लिए यूज़ होती है, ये केमिकल्स के मिक्सचर्स को प्योरीफाई करने के लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स की प्रिपरेशन मेथड के लिए क्रोमेटोग्राफी हम यूज़ करते हैं। प्रिपरेटिव एप्लीकेशंस के लिए ये स्केल मेजरली लार्ज स्केल पे होती है, मिलीग्राम्स टू केजीज में होती है, हम इसको करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी को। इसका जो स्टेशनरी फेज है वो सिलिका जेल है फॉलोड बाय एल्यूमिना। सिलिका जेल पे एल्यूमिना लगा के ये जो होगा ये इसका स्टेशनरी फेज यूज़ होगा इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। मोबाइल फेज तीनों क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का सेम होगा, एथेनॉल, वाटर एंड एसीटोन। अब फर्दर हम इसके आगे देखते हैं प्रोसीजर।
Now coming towards the procedure of paper chromatography, हमने देख लिया था कि मोबाइल फेज क्या यूज़ होगा इसमें, एथेनॉल और वाटर और कोई भी एसीटोन या कोई भी एथेनॉल का कंपोनेंट, उसके बाद अल्कोहल का कंपोनेंट, और स्टेशनरी फेज जो था वो क्रोमेटोग्राफिक पेपर था। अब हम प्रोसीजर में 4 से 5 स्टेप फॉलो करते हैं बेसिकली। सब के प्रोसीजर में वो पेपर क्रोमेटोग्राफी हो, थिन लेयर हो या कॉलम हो, सेम ही होगा। सबसे पहले हम लेंगे क्रोमेटोग्राफिक पेपर, उसको कट करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारा साइज़, जो भी डिज़ायर्ड साइज़ होगा। लाइक अगर हमने 7 सेंटीमीटर का एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर ले लिया, ठीक है, फिर उसको किसी भी स्टाइल में कट करेंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग में ये सेम होगा, लेकिन सर्कुलर और रेडियल में हम सर्कुलर फॉर्म में लेंगे। तो हमने ले लिया, सबसे पहला स्टेप क्या था, क्रोमेटोग्राफिक पेपर ले लिया, उसको कट कर लिया अकॉर्डिंग टू द स्टाइल। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है असेंडिंग में बॉटम पे 2.5 सेंटीमीटर अबव, और अगर डिसेंडिंग है तो अपवर्ड अपर साइड पे 2.5 सेंटीमीटर फॉर डिसेंडिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इसको हम क्या नाम देंगे, बेस लाइन का नाम देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद सैंपल की एप्लीकेशन करेंगे सेंटर में। असेंडिंग में हम इधर सेंटर में, डिसेंडिंग में हम इधर सेंटर में सैंपल की एप्लीकेशन कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, पेपर जो है उसको हम फिर मोबाइल फेज में अप्लाई करेंगे, जिससे सॉल्वेंट ने मोबाइल फेज हम नीचे लगाएंगे इन केस ऑफ असेंडिंग, इन केस ऑफ डिसेंडिंग हम मोबाइल फेज ऊपर से इंस्टॉल करेंगे और यहाँ नीचे से हैंग करके नीचे की तरफ मूव होगा और यहाँ से अपवर्ड मूव होगा इन असेंडिंग, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद छोड़ देंगे, फिर कंपोनेंट्स जो होंगे मिक्सचर के वो सेपरेट होंगे इन दी फॉर्म ऑफ स्पॉट्स। हमें मैक्सिमम यहाँ स्पॉट मिल जाएगा असेंडिंग के केस में। तो हम क्या करेंगे, उन स्पॉट को हम सेपरेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक। अगर वो है 3.5 सेंटीमीटर, देन सॉल्वेंट फ्रंट का चेक करेंगे, वो है 5 सेंटीमीटर। देन हम RF वैल्यू जो है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस इज 3.5 ओवर डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गए हमारे 3 स्टेप्स हमारे हो गए हैं कि हमने क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया, हमने उसको कट किया अकॉर्डिंग टू द स्टाइल, उसके बाद उसकी बेसलाइन ड्रॉ की सेकंड स्टेप में, उसके एजेस देखे असेंडिंग में नीचे, डिसेंडिंग में ऊपर, उसके बाद उसमें सैंपल की एप्लीकेशन की, मोबाइल फेज में उसको अप्लाई किया, उसके फिर कंपोनेंट्स कुछ टाइम के बाद सेपरेट हुए, तो RF वैल्यू जो थी हमने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं सर्कुलर के केस में। सर्कुलर के केस में हम सैंपल को सेंटर में अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, थ्रेड को पास करेंगे उसी सेंटर से और उसको अप्लाई करेंगे मोबाइल फेज में। और जो मोबाइल फेज है वो ऐसे थ्रेड समझ लें ऐसे है, तो इस कैपिलरी एक्शन के थ्रू मोबाइल फेज सेंटर में जाएगा और फिर ऐसे रिंग फॉर्म करता हुआ बाहर की तरफ निकलेगा। कुछ देर के बाद हमें एक फाइनल रिंग मिल जाएगा, तो हम कहेंगे कंपोनेंट्स जो हैं सेपरेट हो चुके हैं। अब हम इधर से लेकर आखिरी रिंग का डिस्टेंस नोट करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर हो सकता है। टोटल जो है हमारा सॉल्वेंट फ्रंट का डिफरेंस वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। 2.5 बाय 5 सेंटीमीटर ये हमारी RF वैल्यू होगी डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा। तो ये हो गया सर्कुलर के केस में। अब रेडियल के केस में क्या होगा कि हमने सर्कुलर फॉर्म में ही कट लिया है पेपर को, क्रोमेटोग्राफिक पेपर को। उसके बाद सैंपल हमने अक्रॉस द सेंटर अप्लाई करना है। सेंटर के थोड़ा सा डिस्टेंस पे 2 सेंटीमीटर पे एक सर्कल और बना लेंगे और 2 से 3 सैंपल हम यहाँ अप्लाई कर देंगे और दरमियान में से ही हम थ्रेड को पास करेंगे और उसको मोबाइल फेज के थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू सॉल्वेंट आएगा। उसके बाद ये सारा कवर करता हुआ ऐसे ऐसे आर्च बनाएगा। डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ आर्च। उसके बाद हम जो है सब सॉल्वेंट का यहाँ तक का, कंपोनेंट्स का यहाँ तक का डिफरेंस और टोटल डिस्टेंस सॉल्वेंट फ्रंट का जो है कैलकुलेट करके हम RF वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया रेडियल में। रेडियल में क्या हुआ, आर्च बनी, सर्कुलर में रिंग बना और असेंडिंग और डिसेंडिंग में स्पॉटिंग हुई। तो ये जो था हमारा फुल टोटल जो है प्रोसीजर है किसी भी पेपर क्रोमेटोग्राफी का।
थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बेस में क्या होगा कि हम शीट ले लेंगे, क्रोमेटोग्राफिक शीट ले लेंगे जिस पे लेयर ऑफ एड्जॉर्बेंट होगी। सिर्फ पेपर में और थिन लेयर में यही डिफरेंस है, सारा प्रोसीजर बाकी सेम है, सिर्फ उसमें क्या होगा, थिन लेयर ऑफ एड्जॉर्बेंट जो है क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे किसी भी शीट पे वो जो है एड्जॉर्बेंट अटैच होगा। बाकी सेम प्रोसीजर होगा असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, सर्कुलर में और रेडियल में। इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये हैं यूज्ड, हम मेनली कर सकते हैं इसको फार्मा इंडस्ट्री में, किस लिए, सेपरेशन के लिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की सेपरेशन के लिए हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, और इस डिटरमिन करने के लिए पोलैरिटी को और एवेपोरेशन पावर ऑफ एनी सॉल्वेंट वो चेक कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी पॉइजनस कंपोनेंट को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट मेडिसिन्स के एनालिसिस के लिए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज़ होती है, और डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ की सेपरेशन के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो यूज़ इन फोरेंसिक मेडिसिन फॉर इन्वेस्टिगेशन, हम किसी की भी मेडिसिन हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। Now coming towards the application of thin layer chromatography, प्रोसीजर हमने देख लिया पेपर क्रोमेटोग्राफी का और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी दोनों का प्रोसीजर जो है मोर और लेस जो है वो सेम है, लेकिन एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन इसमें जो है मॉनिटरिंग ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है। जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है ये मॉनिटर कर सकती है और ऑर्गेनिक रिएक्शन की इसमें यूज़ कर सकते हैं हम इसको। सिरामाइड्स और फैटी एसिड की आइडेंटिफिकेशन एनालाइजिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हम किसी भी पेस्टिसाइड को या इंसेक्टिसाइड किसी भी चीज़ को हमारे खाने में या पानी में डिटेक्शन के लिए भी हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करेंगे। और एनालाइजिंग किसी भी डाई, किसी भी कपड़े के फाइबर्स के कंपोजिशन को एनालाइज करने के लिए भी हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। और रेडियो केमिकल्स जो होते हैं, रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए भी हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर लास्ट कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थर्ड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर जो बाकी दो से थोड़ा चेंज है। ये एक ग्लास ट्यूब होती है विद डायमीटर, नीचे जो होता है इसके यहाँ पे एक टैप होती है जिससे हम नीचे से सॉल्वेंट को निकाल सकते हैं, और ये जो होती है ये सारी इस तरह से फिल्ड होती हैं। तो ये क्या होती है, एक ट्यूब होती है जिसका डायामीटर जो होना चाहिए 50 मिलीमीटर होना चाहिए, हाइट जो होती है उसकी 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और नीचे जो है यहाँ पे टैप होनी चाहिए ऑन द बॉटम, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी फेज जो होता है हमारा वो पाउडर्ड एड्जॉर्बेंट होता है, मोस्टली पाउडर्ड एड्जॉर्बेंट होता है जिसमें हम सेल्यूलोज पाउडर लेते हैं, सेलुलोज पाउडर लेते हैं और उसको वर्टिकली रखते हैं कॉलम में, मिक्स टू बी एनालाइज। मिक्सचर जो होता है वो उसको एनालाइज करता है और लोड करते हैं हम टॉप से, जो है मिक्सचर जिसको हमने एनालाइज करना होता है उसको हम ऊपर से लोड करते हैं उस पाउडर सॉल्वेंट में, पाउडर एड्जॉर्बेंट में, जो पहले से ही वर्टिकली इस कॉलम में प्लेस किया गया होता है। जो मोबाइल फेज होता है, जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसको हम ऊपर से ही डालते हैं कॉलम से, और सॉल्वेंट जो है वो फ्लो करता हुआ नीचे कंपोनेंट्स की सेपरेशन देता हुआ नीचे आता है। मिक्सचर जो है रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन पाउडर्ड एड्जॉर्बेंट और सॉल्वेंट के दरमियान। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो सॉल्वेंट होता है नीचे से जो है फ्लो करता है आउटवर्ड जो सॉल्वेंट। उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो मिक्सचर जो के कंपोनेंट्स होते हैं वो जल्दी नीचे से सेपरेट हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो थोड़ा लेट सेपरेट होते हैं। इस तरह जो है इसमें से सेपरेशन होती है कि इस तरह इसमें अगर हम कुछ ट्यूब्स ले लें और उसमें नीचे टैप लगा दें, यहाँ पे अंदर डाला हुआ है स्टेशनरी फेज डाला हुआ है, उसके बाद हमने यहाँ पे मोबाइल फेज की लेयर्स डाली हैं, उसके बाद कुछ देर के बाद जो है कि नीचे रिजाइड होने लग जाता है। उसके बाद जो है ए और बी कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे सेपरेट होने लग जाते हैं।
और बीच में यहाँ सैंड का मिक्सचर होता है और यहाँ से नीचे से जो है एल्यूट होने लग जाते हैं। इस तरह यहाँ पे सैंपल हमने डाला, ए और बी प्लस सी सेपरेट हो गए। फिर यहाँ पे जो है तीनों जो कंपोनेंट्स हैं वो ए बी प्लस सी, ये जो हैं सारे सेपरेट होके नीचे से लूट होने लग जाते हैं। तो ये हमारा था कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर, जो एक कॉलम में पहले से पाउडर्ड सॉल्वेंट, हम मोबाइल फेज जो स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं, एड्सॉर्बेंट पाउडर्ड सेलुलोज मोस्टली यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू होता है, कॉलम के थ्रू होता है। और नीचे से टैप होती है कि मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट जो होते हैं, जो एलूट होते हैं, निकलते हैं, कुछ अर्ली कुछ बाद में, उनको हम यहाँ से सेपरेट आउट कर सकें। इसी तरह इसकी एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसमें जो है मेनली जो क्लास ऑफ ड्रग्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ बेंजोडायजेपिन्स हम कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन्स की एनालिसिस कर सकते हैं और प्योरीफाई कर सकते हैं हम वाटर को और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को थ्रू यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और ये मेनली जो है इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम मेनली इसको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ बॉडी टिश्यूज़ की सेपरेशन, जैसे हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी कहा था, इसी तरह हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी कुछ पेपर क्रोमेटोग्राफी की सेपरेशन कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रिवीजन लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 7।